अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले आपकी फ़ीडबैक कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग जो मुझसे सवालात कर रहे थे, आज मैंने कहा मैं प्रोग्राम की शुरुआत में ही उसका जवाब दे दूं। जी, जो लोग जानना चाहते हैं कि मेरी मेकअप एंड स्टाइलिंग कौन कर रहा है, दैट इज़ जामिन एंड इमरान। इमरान मेरी टीम में ही होते हैं, यहाँ पर मौजूद होते हैं। जामिन इज़ शार्प, वो मेरा वेकअप कॉल भी है, मेरी अलार्म क्लॉक भी है, वो सब कुछ है मेरे इस वक्त। और इसके अलावा जो लोग कपड़ों के बारे में बार बार पूछ रहे हैं, हम क्रेडिट्स भी चलाते रहते हैं। आई लव वेयरिंग खादी, आई एम अ थरो खादी गर्ल। तो ये तमाम चीज़ें उनकी लेटेस्ट हैं। आप चाहें उनके स्टोर में, किसी भी स्टोर में पूरे पाकिस्तान में ये आपको मिल सकती हैं आराम से। और मेरे जैसे सुस्त लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज हम ऑफ द रैक उठाते हैं, पहनते हैं और खुश हो जाते हैं। तो ये थी वो बातें जो आप मुझसे पूछ रहे थे। अब जनाब ज़रा आज मैंने सोचा कि एक ज़रा मुख्तलिफ सी बात से प्रोग्राम की शुरुआत की जाए। आई वॉज़ रीडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ ग्रोथ और आप अपने आप को कैसे मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। एंड वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम, जो कि एक थेरेपिस्ट भी हैं, 25 सालों का इनका तजुर्बा है, पूरी दुनिया के बेहतरीन, आप समझ लें, रॉयल्टी हो जाएं, सेलेब्स हो जाएं, एक्टर्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, मल्टी बिलियनर्स, ये इनके पास आते हैं थेरेपी के लिए या उनका कोई भी अगर मसला होता है। एंड शी इज़ नोन टू बी वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। जी, इनका नाम है मरेसा पियर्स और हम आपको इन पर उनकी तस्वीर भी दिखाते हैं। मरेसा पियर्स इज़ एब्सोल्युटली फंटास्टिक। पिछले 25 सालों का इनका तजुर्बा और काम है। और इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि इन्होंने एक अभी हाल ही में टॉक दी और उन्होंने कहा कि अगर पूरी आलम इंसानियत को इस वक्त देखा जाए, हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, हम अपनी ज़िंदगियों में ही बहुत बेहतरी देख लेते हैं। जो चीज़ें अगर आज से 10 या 20 साल पहले आप जाएं, आपको लगता था कि ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। यानी मिसाल के तौर पे चंद घंटों में पूरी दुनिया का सफ़र कर लेना या अपनी ही ज़िंदगी में अपने आप को बिलियनर, अपने आप को एक क्लास से दूसरी क्लास में ले जाना, अपनी बॉडी को, अपनी फ़िटनेस को बेहतर कर लेना। आई मीन, ये सब चीज़ें हैं जो आज से पहले जनरेशन्स के पास नहीं थी। इसके बावजूद हम अनहैप्पी हैं और उनके ख़्याल में द नंबर 1 डिज़ीज़, यानी ये किसी बीमारी से कम नहीं है जो इस वक्त आलम इंसानियत फ़ेस कर रही है, वो ये है कि अपने आप को हम नाकाफ़ी समझते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम में कहीं ना कहीं कमी है, कोई खला है जिसको कभी हम मेहनत से, शोहरत से, दौलत से, खूबसूरती से फिल करने की कोशिश करते रहते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने अभी हाल ही में सुनी। अनदर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन वाज गिविंग अ ट्रेनिंग सेशन, तो उन्होंने कहा, कभी आपने सोचा है कि जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो हम ऐसे अपने हाथ फैलाते हैं और कहते हैं अल्लाह ऊपर हमें देख रहा है और हमारा तसव्वुर ये होता है कि आसमान की तरफ, लेकिन दुनिया तो जी यानी घूमती रहती है, रोटेशन में होती है हर वक्त, तो हमारा नॉर्थ हमेशा नॉर्थ नहीं होता, उल्टे पलटते भी रहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि 2 डायरेक्शंस सिर्फ कंसिस्टेंट होती है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी जो मेरे अंदर चल रहा है और जो मेरे बाहर चल रहा है। तो मरेसा पियर्स की ये थ्योरी कि आई एम नॉट इनफ इज़ एग्जैक्टली दैट। उन्होंने कहा कि जी, हम अक्सर ये फील करते हैं कि हम काफ़ी नहीं हैं और हम उसको बाहर की चीज़ों से, बाहर की एक्नॉलेजमेंट से, वैलिडेशन से, कभी अपने वालिदैन के प्यार से, कभी अपने पार्टनर के प्यार से, कभी अपनी बॉस की शाबाश से हम इस खला को पुर करने की कोशिश करते हैं। एंड नो मैटर व्हाट हैपन्स, यानी आप मल्टी बिलियनर क्यों ना बन जाएं, आप बहुत हसीन ही क्यों ना हो, आपका ये खला जब तक पूरा नहीं होता, जब तक आप अंदर से इस बात को नहीं मानते और इस रेस से चेकआउट नहीं कर जाते। तो उसके लिए इन्होंने एक किताब भी लिखी है। ये किताब भी दुनिया में बेस्ट सेलर है। इसका टाइटल भी यही है, आई एम इनफ, यानी मैं काफ़ी हूँ। अब आप कहेंगे भाई, कई लोग तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम में लोग हैं, समझते हैं कि बस उन्हीं को सब कुछ आता है और वो अपने आप को काफ़ी से भी बहुत ज़्यादा समझते हैं। लेकिन इसका असल मकसद ये है, और इनकी एक छोटा सा एक स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कहा है कि इसका एक प्रोसेस है। अगर आप रोज़ सुबह अपना आईना देखते हैं, जो तारीफ़ या जो वैलिडेशन आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, वो आप अपने आप को ख़ुद क्यों नहीं देते। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा फार्मूला बनाया है फॉर ऑल द किड्स जो फील करते हैं कि उनको बुली किया जा रहा है, वो तमाम ख़वातीन जो ये समझती हैं कि वो एहसास कमतरी का शिकार हो रही हैं, वो तमाम लोग जो किसी भी स्ट्रगलफुल पीरियड से गुज़र रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी टिप कि अपने आईने के ऊपर या तो मार्कर से या लिपस्टिक से, जो इस किताब का टाइटल भी है कि मार्क योर मिरर
टू चेंज योर लाइफ। अपने मिरर के ऊपर लिखिए आई एम इनफ, और इस चीज़ को इंटरनलाइज कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता जब आपके जहन में ये बात सरायत कर जाएगी, आपको एहसास होगा कि ज़िंदगी में आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, आपको लोगों की वैलिडेशन। हम अक्सर कहते हैं जी अगर मैं पतली हो गई तो लोग मुझे ज़्यादा पसंद करेंगे, अगर मेरा प्रमोशन हो गया तो घर में मेरी ज़्यादा वैल्यू होगी, जब मैं अपना घर बना लूँगा तब पता नहीं क्या लोग मुझे ज़्यादा इज्जत देने लगेंगे। ये सब वो रेसेस हैं जिसमें बार बार हम अपने आप को यही कह रहे होते हैं आई एम नॉट इनफ। तो इन द एंड इसी किताब का एक कोट आपके सामने है, कोट हम दिखा सकते हैं। कोट कहता है यू आर इनफ, लेट मी रिपीट दैट सो दैट इट सिंक्स इन। कंटिन्यू सेइंग दिस टू योरसेल्फ, यू आर इनफ। अपने आप को ये यकीन दिलाइए कि आप काफ़ी हैं। और यही आज का हमारा मैसेज है, यही हमारी ओपनिंग थॉट है। इसी मैसेज के साथ बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ज़रा और इनटेक्स और चीज़ों की बात करेंगे कि हम अपने जहन में और अच्छे अच्छे ख्यालात क्या डाल सकते हैं। आज का डिस्कशन भी होगा, तो हमारे साथ रहिए एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और हमारे कुछ न्यूट्रिशन के से भी देखिए, अक्सर मैं ये बात बार बार इस फोरम पे रिपीट करती हूँ कि हमारी जो फीड है वो सिर्फ खाना पीना हमारी ग़िज़ाई फीड नहीं है, बल्कि जो थॉट्स आप अपने जहन को देते हैं वो भी आपके जिस्म का, आपकी बीइंग का हिस्सा बन जाती है। तो प्लीज़ बी माइंडफुल, आपकी सोचें क्या हैं, आपकी अफकार क्या हैं और आपका फोकस किस तरफ जाता है। कभी आपने नोटिस किया है कि एक ही जगह पर बैठे हुए, एक ही तकरीब में आए हुए लोगों के एक्सपीरियंसेस कितने मुख्तलिफ होते हैं? या कभी अगर आप किसी रेस्टोरेंट रिव्यू साइट पे जाएं तो उसी वक्त उसी जगह पे लोग बैठे हुए अगर होंगे, किसी को वो जगह बहुत पसंद आएगी और किसी को वो जगह बहुत बुरी लगेगी। इट ऑल रियली डिपेंड्स ऑन योर ओन विजन एंड पर्सपेक्टिव टू लाइफ। लेकिन इसके अलावा ज़रा यहाँ पे बात करते हैं कुछ ऐसी आम फहम चीज़ों की जिनके बारे में हम सब जानते हैं। मैं अपनी हर वर्कशॉप इसी बात से शुरू करती हूँ कि आज जैसे अमूमन दिन का आधा हिस्सा गुजर चुका होता है कि जी दोपहर के 12 बज रहे हैं, ज़रा ये बताइए आप में से कितने लोगों ने पानी पिया है। बल्कि ये एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकती हैं। इस वक्त अगर आपके पास सुबह के 9 बज रहे हैं और दिन का एक समझें कि आधा 1/3 हिस्सा तो गुजर चुका है, इस वक्त आपने कितना पानी पिया है? क्या आपने 1 गिलास पानी पिया है, 2 गिलास पानी पिया है? अगर आपने 3-4 गिलास पानी पी लिया है तो यू आर गुड टू गो, आपने बहुत अच्छा किया, अपने साथ आपने इंसाफ किया है। लेकिन अगर आपने एक भी गिलास पानी नहीं पिया तो आपने अपने साथ ज़्यादती का अमल शुरू कर दिया है। तो आज हम बात करना चाहेंगे वाटर इनटेक के हवाले से। एंड ऑफ कोर्स वी हैव विद अस सना असफर हु इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ डाइटिशियन। आप आगा खान में प्रैक्टिस करती हैं। थैंक यू सो मच सना फॉर बीइंग हियर। पता हम सबको है, वो जैसे कहते हैं जानते हम सब हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। बिल्कुल, 8 ग्लास रोज़ाना। और देखिए वाटर इनटेक एक तो ये कि हम लोग जो बताते हैं अपने पेशेंट्स और क्लाइंट्स को, वो आपकी वेट के हिसाब से हमेशा होती है। और जब हम वाटर या फ्लूइड इनटेक की बात करते हैं सिद्रा, तो उसमें आपका हर किस्म का फ्लूइड आ जाता है, वेदर इट कुड बी टी, इट कुड बी ग्रीन टी, एनी काइंड ऑफ बेवरेज और पानी ऑफ कोर्स। लेकिन प्रेफर करना चाहिए कि आपका पानी का इंटेक, फ्री वाटर का इंटेक ज़्यादा अच्छा हो। अगेन आपकी 70 से 75% बॉडी पानी है, आपके बॉडी ऑर्गन्स को पानी चाहिए, आपके बॉडी में जो डिफरेंट सिस्टम्स काम करें उनको पानी चाहिए। इवन आप देखें जो लोग डिहाइड्रेटेड रहते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन के ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, जस्ट बिकॉज आपके इंटेस्टिनल इश्यूज़ स्टार्ट हो जाते हैं। तो पानी अगेन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जैसा कि आपने कहा कि आधे दिन तक आपने कितना पिया, ये वाकई एक हिलाने वाली बात होती है इंसान को, क्योंकि अब मौसम भी ऐसा है हमारा कि सर्दियां हैं, जब तक प्यास नहीं आपको लगती। अच्छा, 2-3 चीज़ें थी जो मैं मिथ्स के तौर पे क्लियर करना चाहती थी आपसे। सना, अक्सर हमारे जो फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि अगर आप इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको प्यास लगे और आप पानी पिएं, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है। तो क्या इसका मतलब है अगर प्यास ना भी लगे तब भी पानी पीते रहें? यानी हाउ शुड वी, या जिस तरह भूख के बारे में कहा जाता है कि हमने अपने रडार्स खुद ख़राब किए हैं, जब भूख लगे उसी वक्त खाना चाहिए, उतनी ही क्वांटिटी में खाना चाहिए, रुक जाना चाहिए जब भूख खत्म हो जाए, या थोड़ी भूख रह जानी चाहिए। के लिए क्या करें? पानी का भी देखिए एग्जैक्ट यही है कि ये नहीं कि आप वेट करें कि
कब प्यास, शदीद प्यास लगे। हाँ, क्योंकि देखिए आप अभी जैसे मैंने कहा मौसम ऐसा है, सर्दी है, तो आपको प्यास तो लगेगी ही नहीं, मे बी आपका आधा दिन गुजर जाए, आप एक गिलास भी पानी मुश्किल से पिए। सो ट्राई टू मेक इट अ हैबिट। अच्छा, मैं जो आसान तरीन तरीका बताती हूँ वही कहती हूँ कि देखिए दिन में 5 वक्त आप नमाज तो पढ़ रहे हैं, या 5 टाइम अजान की आवाज़ तो कान में जाती है, तो आप हर टाइम 2-2 गिलास पी लिया करें। तो उससे क्या होता है कि आपका वाटर इंटेक मैक्सिमम तक जा सकता है। सही। प्लस ये कि अगर आपको कोई ऐसा मसला है, जैसे कि आपको कोई आप डायोरेटिक्स खाते हैं या हाइपरटेंसिव हैं, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, तो उसमें फिर आप ये कर लें कि हाफ ग्लास करके फ्यू आवर्स में लेना शुरू कर दें। यूरिनेशन से ना घबराएं, पानी का तो पिलाने का मकसद ही होता है कि आपकी किडनीज वॉश हों ताकि आपकी हेल्थ बेनिफिट हो। अच्छा, दिस एक्चुअली रिमाइंड्स मी, बहुत सारे लोग शायद पानी इसलिए भी नहीं पीते क्योंकि उनके वर्क एनवायरनमेंट्स कंड्यूसिव नहीं होते। मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है। इसके अलावा अगर आप वैसे भी नॉर्मली देखें पाकिस्तान में, आप पब्लिक टॉयलेट्स कम होते हैं, सो पीपल आर ऑलवेज अज्यूमिंग कि यार अगर पानी ज़्यादा पिया तो फिर वेयर विल आई गो, वर्क प्लेसेस ऐसी होती हैं जहाँ अच्छे टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है, एंड ऑफ कोर्स वो क्वेश्चन ही करते, अगर हम पिएंगे तो हमें फिर क्या, हम कहाँ जाके करेंगे सब। तो इसका फिर तरीका यही है कि आप फिर ऐसे फ्रूट्स खाना शुरू कर दें जो। अच्छा, दूसरी एक मिथ मैं आपसे चाहती थी सना, इसको क्लैरिफाई करें। लोग ये कहते हैं कि जब आप चाय या कॉफ़ी की बात करें तो ये कहा जाता है कि एक चाय का कप अगर आपने पिया है तो फिर आपको 2 एक्स्ट्रा ग्लास पानी पीना चाहिए, बिकॉज चाय आपकी बॉडी को मजीद डिहाइड्रेट करती है। व्हाट्स द ट्रूथ? चॉकलेट्स हैं, ये सब कैफीन एज अ डायोरेटिक। तो बेहतर यही है कि अगर आप चाय का इंटेक ज़्यादा रख रहे हैं, अगेन उसका कोई इतना खास हेल्थ बेनिफिट तो है नहीं, क्योंकि हम जिस तरह चाय पकाते हैं उसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स जीरो हो जाते हैं। तो बेहतर कि आप फ्री वाटर पे फोकस रखें, ग्रीन टी पी लिया करें, ग्रीन टी में भी कैफीन होती है सर। तो इसका यही है कि फ्री वाटर ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, अब कुछ सवालात आए हैं जी, उसके हवाले से बात कर लेते हैं। वाटर रिटेंशन एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत सारे ख़वातीन और हजरात ये कहते हैं कि जी हमें तो बार बार डॉक्टर्स ने ये मशवरा दिया कि आपकी बॉडी सूजी हुई फूली हुई इसलिए है क्योंकि बॉडी पानी को रिटेन कर रही है। अब इसके बारे में बहुत सारी क़यास आया हैं, क्या वाटर रिटेंशन होती ही इस वजह से है कि आपका वाटर इनटेक कम है और बॉडी ने वो पानी पकड़ लिया है, या दूसरी मेडिकल कंडीशंस की वजह से होती है? और अगर आप वाटर रिटेंशन से सफ़र कर रहे हैं तो क्या फिर भी आपको दिन में 8 गिलास पानी पीना चाहिए? अच्छा, देयर आर सर्टेन अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस। अगर खुदा ना करे आपको कोई किडनी इश्यूज़ हैं तो आपकी बॉडी वाटर रिटेन करती है। अगर आपको कोई लिवर, आपका बहुत ही लेटर इश्यूज़ हो गए हैं, लिवर डिजीज़ अगर प्रोग्रेस कर रही है तो उसमें आप एडिमा एक्सपीरियंस कर सकते हैं हाथों में, पैरों में। या तीसरा ये है कि अगर किसी वजह से प्रोटीन डेफिशिएंसी हो रही है, अच्छा, जब बॉडी में प्रोटीन कम हो रहा होता है तो भी आपकी बॉडी वाटर रिटेन कर रही होती है। या अगर आप मोटापे का शिकार है, अक्सर लोग मोटापे की वजह से भी बॉडी वाटर रिटेंशन कर लेती है। इन सब सूरतों में अलग अलग तरीके होते हैं फ्लूइड अलाउ करने के। अगर वाटर रिटेंशन है, हमें पता लग जाता है ड्यू टू सम अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, डेफिनेटली हम उसके हिसाब से हम इनपुट आउटपुट कैलकुलेट करके और फिर हम बताते हैं कि अगर किडनी का इशू है और अगर डायलिसिस नहीं है तो फिर आपको दिन में लेट से अराउंड 1 लीटर से ज़्यादा आप तजावुज़ ना करें। अगर हेपेटिक इशू है, लिवर इशू है, तो उसमें भी हम वाटर इनटेक पानी ज़्यादा पीने से क्या आप वाटर रिटेंशन की तरफ जा सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। पानी ज़्यादा पीने से वाटर रिटेंशन नहीं होता। वाटर रिटेंशन अगर हो रहा है तो वो होगा। वाटर रिटेंशन एक्चुअली क्या है कि आपकी जो इंटरसेल्युलर फ्लूइड्स हैं वो आपकी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाते हैं। समहाउ बॉडी उनको निकाल के पानी वहाँ से खींच के आपकी जो है ना खाल के नीचे जगह होती है वहाँ पर रिटेन करने लगती है। अच्छा, कुछ लड़कियों को मैंने देखा है कि जैसे कोई तकरीब या शादी के करीब पहुँचते तो लोगों ने कहा जी अब आपने स्किन क्लियर करनी है, बहुत कुछ करना है, दिन में 4 लीटर पानी पी लो, वेट लॉस भी हो जाएगा, सब 15,000 बेनिफिट्स बता दिए। ये ऐसा एक्सट्रीम मेजर करना कि अचानक से इस महीने में 5-5 लीटर पानी पी रही हूँ, डज दैट पुट टू मच प्रेशर ऑन माई किडनीज? मेरी बॉडी के साथ क्या होता है? क्या एक वाटर शॉक में बॉडी जा सकती है? इट कैन लीड टू डेफिनेटली। मैंने कहा आपको अपने वजन के हिसाब से पानी लेना चाहिए। अगर मेरी रिक्वायरमेंट अगर मेरे वेट के हिसाब से लेट्स सपोज 3 लीटर बनती है और मैं 3 लीटर से तजावुज़ करूंगी तो वो मेरी किडनीज़ को भी ओवरलोड करेगा, ज़ाहिर है मेरे यूरिनरी सिस्टम को भी हैवी कर देगा, तो वो हाइपर हाइड्रेशन भी सही नहीं होता। तो और ये मैं बता दूं, लेट मी क्लियर कि यस वेट लॉस होता है अगर आपका बॉडी में अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फ्लूइड
इस मतलब नहीं कि एकदम से सारे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। बस यानी एक आपको जो ना फाउंटेन ऑफ यूथ मिल गया। लेकिन साना आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि इसी तरह लोग जब वर्कआउट्स की तरफ जाते हैं और शुरू में तेज़ी से उनका वज़न गिरता है, हमें पता है साइंस ये कहती है कि वज़न इतनी जल्दी आपके फैट्स नहीं कम हो रहे होते, और इसको आम ज़बान में लोग कहते हैं वाटर वेट लॉस हुआ, यानी इमीडिएटली जो आपने एकदम शेड ऑफ किया है कि 3 पाउंड 4 पाउंड आपका वज़न गिरा है, दैट इज़ योर बॉडी लूजिंग वाटर। इज़ दैट गुड, इज़ दैट बैड? इट इज़ फाइन, बट दिस इज़ अ साइन कि आप अपनी फ्लूइड अच्छी रखें, वाटर इंटेक अच्छा रखें, ताकि आप डिहाइड्रेशन की तरफ ना जाएं और आपकी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस चलता रहे सही से। राइट, थैंक यू सो मच सना फॉर बीइंग हियर विद अस। दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। और प्रोग्राम यानी इस सेगमेंट को ख़त्म करने से पहले ये भी बताती चलूँ कि वाटर हैज़ एन अमेजिंग मेमोरी एबिलिटी एज वेल। आपने सब उस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा कि 2 ग्लास पानी लिया, एक को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, दूसरे को डांटा, बुली किया, नैगिंग की, और जब उन दोनों जार्स को, उन दोनों बीकर्स को फ्रीज़र में रखा गया बर्फ़ जमाने के लिए, तो दोनों की क्रिस्टल फॉर्मुलेशन भी अलग अलग थी। जिसको आप कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, जिस पे अच्छे अल्फाज बोले गए थे, उसकी क्रिस्टल फॉर्मुलेशन बहुत खूबसूरत थी, जबकि ऑन द अदर हैंड जो आपका पानी जिसको आप डांट रहे थे, बुली कर रहे थे, उसकी क्रिस्टल फॉर्मुलेशन बहुत ही अगली थी। तो इसी तरह आपकी बॉडी जहाँ 70% पानी है, तो मेक श्योर कि अपनी थाट्स को, अच्छी थाट्स अपने आप को फीड करें। और जिस तरह के हमें हमेशा बताया जाता है कि सुबह कोई भी दुआ, जो आपकी पसंदीदा दुआ है, अपने पहले ग्लास पानी पे उसको पढ़ के फूंक के आप पानी पीजिए, आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रीच रिलीजन ओवर हियर, लेकिन ये वो चीज़ है जो साइंस भी प्रूव करती है। एंड इट इज़ लाइक इंटेंशन सेटिंग, यानी नियत की आपने अपने दिन को अच्छा गुजारने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और अब ये वाटर रिटेंशन और वाटर इनटेक के बारे में बात जो हमने की है, उसका असल मकसद यही है कि अभी तक अगर आप अभी भी अपनी चाय की प्याली लेके बैठे हुए हैं, तो 1 ग्लास पानी ज़रा फ़ौरन लें और पानी पिएं ताकि आप सेहतमंद रह सकें। लेकिन इसके अलावा जो हमारी आज की टॉप स्टोरीज़ हैं, ज़रा ये भी देखते हैं बाकी जगह इनटेक एंड ऑफ टेक का क्या हालात हैं। तो लेट्स टेक अ लुक एट आज इन फोकस। मैंने देखा कि कुलसूम के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई रियली वॉन्ट टू मीट हर, एंड दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि हम जब बात करते हैं कि लड़कियों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पता नहीं क्यों आज सुबह आते आते भी मैं यही सोच रही थी। और स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि आपकी मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। आधे से ज़्यादा जो आपके हादसात होते हैं ज़िंदगी में या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें आपको इमोशनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर पे कराची के ट्रैफिक में, क्योंकि आप अक्सर ट्रैफिक में फंसे होते हैं और आपके पास कुछ उस वक्त करने को नहीं होता, आप और आपकी सोचें उस वक्त अकेली होती हैं। अब ये ट्रैफिक का मामला कराची में इतना बिगड़ता क्यों जा रहा है, और जो ग्रीन लाइन का हम अक्सर जिक्र सुनते थे, उसको ग्रीन सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा? आज इसी पे बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है रिफत सईद साहब को। ये हमारे कराची ब्यूरो। अस्सलाम वालेकुम रिफत साहब। यहाँ के बड़े शहरों में माना जाता है, लेकिन मास ट्रांजिट का सिस्टम यहाँ कोई नहीं है। ग्रीन लाइन के सिलसिले में जो बातचीत हो रही थी, उसमें ताखीर क्यों हो रही है? देखिए सिद्रा, ये एक बहुत मुश्किल सवाल लगता है मुझे, क्योंकि आप इसमें देखें कि इसमें सियासत बहुत ज़्यादा हो रही है। वफाकी हुकूमत जो है वो सूबाई हुकूमत को जिम्मेदार ठहराती है, सूबाई हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत की तरफ बात डालती है। पिंग पोंग बना रखा है। ऐसे में कराची के शहरी जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। ये मंसूबा बनता हुआ हमने देखा, अप्रैल में कहा गया कि ये मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अब उस पर 1 साल मजीद ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी भी फ़िलहाल ये मुकम्मल होता हुआ नज़र नहीं आता। इस मंसूबे की ख़ास बात यह है कि इसकी फंडिंग तो वफाकी हुकूमत ने की है, लेकिन कुछ मामला जैसे बसें थी वो फराहम करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी, और दीगर मामला भी थे। लेकिन एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, मंसूबे की तरफ नहीं आया जा रहा, जिसकी वजह से आम शहरी सफ़र कर रहे हैं। जब ये मंसूबे का इसका ऐलान हुआ था तो बहुत तवक्कुआत थी कि कराची के जो ट्रैफिक के मसाइल है वो शायद हल हो जाएं, लेकिन अभी ये मसाइल हल होते हुए नज़र नहीं आते हैं। वही ट्रैफिक जाम है, वही मुश्किलात हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन शायद अब कोई इस पर तवज्जो नहीं दे रहा। कहा यह ज़रूर जा रहा है कि इमरान खान की तवज्जो कराची पर बहुत है, कई मंसूबे आ रहे हैं, कई मंसूबों की प्लानिंग की गई है, लेकिन शायद वो अभी मंजर
क़याम पर नहीं आए हैं। लेकिन रिफत साहब, इन मंसूबों का जहाँ आप हवाला दे रहे हैं, हम कराची को एक रोबस्ट वाइब्रेंट कॉस्मोपॉलिटन सिटी देखना चाहते हैं, और जिस तरह के मामलात हैं, अभी हमने PSL का जिक्र किया, उसके फाइनल्स का भी यही बात की जा रही है कि कराची में खेला जाएगा। तो इन तमाम मसाइल के साथ ऐसे इवेंट्स को कैसे प्लान किया जाए, और जिस तरह आपने खुद इशारा दिया कि क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, यानी वफाक और सिंध हुकूमत की आपस में कोऑर्डिनेशन खराब है इस मामले में? देखिए, ऐसा तो सिर्फ सियासत की वजह से हो रहा है, और ये सियासत ही हो रही है इस मामले में कि दोनों एक दूसरे को, जैसा मैंने अभी आपको पहले भी कहा कि ब्लेम गेम है। अगर दोनों एक जगह बैठ जाएं, एक मामले को हल कर लें, गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध बैठकर बात कर लें, तो शायद ये मसला अफाम तफहीम से हल हो जाए, लेकिन लगता नहीं है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो महाजाराई के मूड में लगती है सूबा सिंध में। आप देखें गवर्नर सिंध के जिस तरह के बयानात आ रहे थे, गो के गवर्नर ये ज़रूर कहते हैं कि वो यहाँ के मसाइल को भी हल करना चाहते हैं, मिल बैठ के काम करना चाहते हैं, लेकिन अभी एक उनका बयान सामने आया है कि जो फंडिंग है वफाकी हुकूमत के मंसूबों की, उसमें सिंध हुकूमत को कहीं रखा नहीं जाएगा, बराह रास्त उसकी अदायगियाँ की जाएंगी। तो इसको सिंध हुकूमत अपने लिए अदम एतमाद समझती है, और यकीनन जब मामला बॉल सिंध हुकूमत की कोर्ट में आती है तो वो उसमें सियासत करती है, और जब वफाकी हुकूमत की तरफ जाती है तो वो उसमें सियासत करती है। और इस सियासत में कराची का शहरी पिस रहा है। कराची के शहरी के जो मसाइल, शहर के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे। MQM वैसे ही तमाम मामला से अब दूर हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह के MQM की जो पोजीशन बनी और पार्टी तकसीम हुई। बिल्कुल सही। अच्छा रिफत साहब, यहाँ पे ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि महाजराई की सूरत हाल में जो नुकसान है वो आम शहरी का है, और ये सूरत हाल इस वक्त हम हर सूबाई हुकूमत के साथ देखते हैं, सिवाय KPK की हुकूमत, जहाँ पे हम एक तसलसल देख रहे हैं और ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस सुबह मौजूद होने का। लेकिन पंजाब और सिंध के मामलात में अभी भी ऐसा लगता है पंजाब में पुराने अकाउंट्स खोले जा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि पहले कहाँ पे बेतरतीबी या मिसमैनेजमेंट थी। ऑन द अदर हैंड सिंध में जहाँ मामला था कि जी विफाक के भरपूर ताउन भी होगा, फोकस भी होगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि मामलात खुश उसलूबी से हल हो पा रहे हैं। ये सिंध हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस के लिए भी सवालिया निशान होगा। अब बढ़ते हैं जी हम एक ब्रेक की तरफ, बल्कि ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह हमने आपको प्रॉमिस किया था, कुलसूम हजारा हमारे साथ मौजूद होंगी। कराटे चैंपियन है, माशाल्लाह हैट्रिक की है गोल्ड मेडल्स लेने पे। आइए आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं। एक उनके हवाले से हमने रिपोर्ट बनाई है, पहले वो रिपोर्ट देखते हैं और फिर हम बात करेंगे कुलसूम से। सो लेट्स टेक अ लुक। कि द फ्यूचर इज़ फीमेल और ख़वातीन किसी से कम नहीं। अब हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कुलसूम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आपको बहुत बहुत मुबारक। एक तो नंबर 1 पाकिस्तान को हर जगह आप बहुत कामयाबी से रिप्रेजेंट करती हैं, देन ऑफ कोर्स गोल्ड मेडल्स। मुझे बताओ कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कुलसूम आपकी कौन है, यानी कौन है वो जिसको आप कहते हैं कि अगर ये ना होते, ये मेरी लाइफ में ना होती तो शायद मैं कुछ भी ना कर पाती? मैं ये यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जब मैं 6 इयर्स की थी, तब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो फिर जो मेरे ब्रो इन लॉ है सर्वरली वो मेरे गार्डियन, फिर उसके बाद मुझे उनके साथ रहना पड़ा, अपनी सिस्टर के साथ। वो मेरे ब्रो इन लॉ थे, फिर वो कराटे मास्टर थे, फिर उन्हीं की वजह से मैं कराटे में आई। फिर उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, मेरी सिस्टर ने। और अगर मैं कहूँ कि जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ तो वो मेरे ब्रो इन लॉ है। अनफॉर्चुनेटली फिर 2005 में उनकी टारगेट किलिंग हुई कराची में। देन उसकी वजह से वो मेरी स्ट्रेंथ बने, उसकी वजह से फिर मैंने कहा नहीं, मुझे उनके लिए, वो कराटे मास्टर थे, मुझे उनके लिए आगे बढ़ना है। और उनकी विश थी कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके मेडल विन करूं, तो फिर वही मेरी स्ट्रेंथ है। यानी वो आपके वालिदैन के बाद आपकी बहन और आपके बहनोई आपकी स्ट्रेंथ बने, आपके वालिदैन की जगह उन्होंने ली। कभी जैसे आज हम कहते हैं कुलसूम, अक्सर फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की तो ख़वातीन क्यों कहा जाता है सिनफ़ नाज़ुक है, नहीं पता, लेकिन ये जो आपने अभी हालात बताए कि आपके वालिदैन का आपके सर पे ना होना, फिर टारगेट किलिंग का एक एक बहुत बड़ा धचका, एक बहुत बड़ा सानहा होता है, इससे निपटने के लिए स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? ज़ाहिर है वो जो आपके अंदर एक पैशन होता है कि आपको कुछ करना है, देन आपके लाइफ में जितने भी स्ट्रगल आते हैं फिर आप उन चीज़ को नहीं सोचते, उस चीज़ों को फिर आप आगे बढ़ते जाते हैं। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए,
और ज़ाहिर है पेरेंट्स ना होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आए, लेकिन ये कि मेरा पैशन था नहीं कि मुझे कुछ कर दिखाना है, अपने आप को मनवाना है। सो अपनी कम्युनिटी के लिए, जो कि हमारी इतनी माइनर कम्युनिटी है कोयटा में, सो उस चीज़ को लेके मेरे अंदर जो एक पैशन थी उस चीज़ को लेकर मैं आगे बढ़ी। अच्छा, जब आप आज अपने आप को इस मकाम पे देखती हैं कि ना सिर्फ आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं बल्कि आप हज़ारा यूथ की भी एक बहुत ही ज़बरदस्त रोल मॉडल हैं, वहाँ की जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो क्या सोचते हैं? जब मैंने कराटे स्टार्ट किया तब मैं अकेली थी और मैं पहली फ़ीमेल थी। इवन अपने क्लब में जब जाती थी वहाँ पे सारे लड़के होते थे, मैं अकेली लड़की होती थी। सब थे, लेकिन ये कि उन चीज़ों को इग्नोर करना, और जो कोयटा की जो गर्ल्स है वो मुझे देख के वो कहते हैं बाजी आप हमारी इंस्पिरेशन है, आपकी वजह से हम इस फील्ड में आए और हमारे पेरेंट्स ने आपको देखा। और अगर जब मैंने स्टार्ट किया, जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह थे उन्होंने काफ़ी मुखालफत की कि मतलब इस कराटे में गई है, ये लड़कियों की फील्ड नहीं है, इसमें चोट वगैरह लग जाती है। हाँ। देन अभी वही लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जब मैं कहीं से जीत के आ जाती हूँ, वो मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आते हैं, तो खुशी होती है कि मैंने अपनी कम्युनिटी के सोच को बदला। और मेरी वजह से हमारी कम्युनिटी की लड़कियाँ आई है इस फील्ड में। और अभी रिसेंटली एशियन गेम्स में हमारी कम्युनिटी की ही लड़की और मैं हमारी टीम की मेरी जूनियर है, उसने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल विन की, नरगिस ने। सो ये हमारे लिए काफ़ी प्राउड की बात है, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के लिए प्राउड की बात है। तो कुलसुम, आगे क्या इरादा है? देखो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इतनी कामयाबियों से नवाजा है, और आपने जिस तरह कहा कि सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं आपकी यही समझती हूँ कि जिस तरह आपकी वजह से, आपकी कामयाबियों, आपकी लगन की वजह से जो सोच में तब्दीली आई है। तो अगर जैसे ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, आगे आपसे पूछा जाएगा कि शादी करनी है, लाइफ पार्टनर, किस किस्म का लाइफ पार्टनर चाहती हो? कोऑपरेटिव हो, स्पेशली जिस फील्ड से मैं बिलोंग करती हूँ वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे, मतलब डिस्ट्रैक्शन वगैरह ना हो बाद में। हमारी कम्युनिटी में कुछ लोग शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मुझे यही ऐसा लाइफ पार्टनर हो जो कोऑपरेटिव हो। हाँ। और मतलब एजुकेटेड हो। हाँ, और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी रखता हो कराटे। हाँ, इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन कोऑपरेटिव हो और एजुकेटेड हो। जाहिर है जब इंसान एजुकेटेड होता है देन उनको इन चीज़ों के बारे में फिर इंफॉर्मेशन होती है। कभी ऐसा फील हुआ कि हमारे यहाँ अक्सर हम जब बात करते हैं, और ख़ास तौर पर ये सवाल मैं एथलीट से करती हूँ, कि आपको अपनी फैमिली से सपोर्ट मिलती है, बहन भाई, अम्मी अब्बू, यानी रिश्तेदार अगर शुरू में मुखालफत करते भी हैं तो वो बदल जाते हैं। इन लॉज का जहाँ मामला आता है तो लोग कहते हैं कि भाई लड़की एक दोराहे पे खड़ी हो जाती है कि या तो वो अपने पैशन, अपने स्पोर्ट्स को फॉलो करें, या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना घर गृहस्थी संभालें। आपको इस बात से खौफ या इसके बारे में क्या आपके ख्यालात क्या हैं? डेफिनेटली टेंशन तो बहुत होती है कि इन लॉज वाले पता नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करे या नहीं करे। हाँ। लेकिन ये कि जहाँ तक यहाँ तक मैं आई हूँ, अल्लाह ने मेरे साथ दिया और मेरे फैमिली काफ़ी कोऑपरेटिव है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। कभी कुलसुम बाहर जब अकेली होती हो या किसी चैम्पियनशिप में गई, जैसे इंसान को कहते हैं ना, हम हमेशा, आज मैं प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप जैसे चैम्पियन से, आप जैसे एथलीट से मैं पूछना चाहूँगी कि जब जहन में वसवसे आते हैं, जब बुरे ख्याल आए, नेगेटिव ख्याल आए, अपने आप को कैसे टाइम ऐसा होता है जब हमारी कंपटीशन होती है, मतलब हमारी कंपटीशन है, रात को सब टेंशन में होते हैं। हाँ। किसी को नींद नहीं आ रही होती कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा, इतनी टेंशन में जाके रिंग में जाना, देन खेलना। अभी मतलब लास्ट टाइम जब मेरा फर्स्ट गोल्ड मेडल था, इंडिया गई थी मैं जब मेरी फाइनल इंडिया के साथ थी, देन जिस लड़की के साथ मेरी फाइनल थी वो कॉमनवेल्थ की चैम्पियन थी। उसने एक एहसास, शी इज ऑल्सो मॉडल। वो इंडिया में मॉडल भी थी वो। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है व्हेन आई यूज्ड टू डू अ शो कॉल्ड माइंड द गैप, और उसमें हम यही करते थे कि एक यूथ पैनल बिठाते थे और हमारे साथ एडल्ट्स का पैनल होता था, और हम यूथ रिलेटेड इश्यूज़ या वो मौजू जो दोनों को इफ़ेक्ट करते हैं उस पर समझ बूझ लाने की कोशिश करते थे, डिस्पाइट द जनरेशन गैप। तो उसमें एक गैप हमें नज़र आया हमारी सोसाइटी लैंग्वेज से रिलेटेड, यानी हम पता नहीं क्यों
अंग्रेज़ी बोलने से, चाहे वो सही हो या गलत हो, या फिर अगर कभी कभार बहुत अच्छी अंग्रेज़ी भी होती है लेकिन उसमें सब्सटेंस नहीं होता, हम मरऊब उस शख्स से हो जाते हैं जो अंग्रेज़ी में बात कर रहा हो। मिसाल के तौर पे आप कहीं एक्सपर्टीज़ के लिए भी अगर जा रहे हैं, अगर आपका डॉक्टर आया है, उसने अगर मोटे मोटे साइंटिफिक अल्फाज में अंग्रेज़ी में बात की, आप उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। इसी तरह आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में अगर यंग ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, एक के पास बहुत अच्छा आइडिया है लेकिन दूसरे की प्रेजेंटेशन स्किल्स अंग्रेज़ी में बहुत अच्छी हैं, तो हम समझते हैं कि अंग्रेज़ी बोलने वाला ज़्यादा बेहतर है। आज के हमारे प्रोग्राम का हरगिज़ ये मकसद नहीं होगा कि हम अंग्रेज़ी की बैशिंग करें, लेकिन समझने की कोशिश ये करना चाहते हैं कि क्या वाकई इसकी वजह से हमारे माशरे में और ख़ुसूसन नौजवानों में कॉम्प्लेक्सेस पैदा हो रहे हैं। अगर आपका अंग्रेज़ी का तलफ़्फ़ुज़ अच्छा नहीं है, अगर आपकी उसकी अदायगी अच्छी नहीं है, वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, या आपको अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती, तो क्या इसकी वजह से हम समझते हैं कि ज़िंदगी में या प्रोफेशनल दौर में हम पीछे रह जाएंगे। इस हवाले से बात करने के लिए आज जो हमारा पैनल है वो बड़ा मुस्तनद है, इस इशू को बड़ा क्लोजली देखता है, बिकॉज देव ऑल बिन इन पोजीशंस जहां इन्होंने लोगों की हायरिंग की है, और इसके अलावा ये एजुकेशन से और HR डेवलपमेंट के भी शोबों से मुंसलिक रहे। तो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान फारूकी। थैंक यू सो मच अरसलान फॉर बीइंग हियर विद अस। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं, यू आर ऑल्सो लीडरशिप एक्सपर्ट, लीडरशिप स्टडीज़ आर योर फोकस एरियाज। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर, एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट मेरी बहुत अच्छी दोस्त, ऑल्सो मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी एट द आर्ट्स काउंसिल, अ वेरी प्रोमिनेंट मीडिया ब्रॉडकास्टर, उज़मा अल करीम। थैंक यू उज़मा फॉर बीइंग हियर। उज़मा, अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आप ही से करूँ, लड़कियों के बारे में कहा जाता है लुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर लुक्स के बाद नंबर 2 बारी आती है, अंग्रेज़ी बोलने वाली लड़की को ज़्यादा पसंद किया जाता है। मेरा ख्याल है सही बात है ये। मतलब आई थिंक वी शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट। मैं भी अभी अंग्रेजी में ही बात कर रही हूँ, लेकिन हमारी मिली जुली तरकारी हो गई ना हम पूरी अंग्रेजी बोलते हैं ना हम पूरी उर्दू बोलते हैं। लेकिन देखो, उर्दू पीछे होने की वजह जो है ना, या उसको वो चीज़ नहीं मिलती, उसकी वजह यह है कि उसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। जिस ज़बान में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल नहीं होता, वो ज़बान आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो जाती है, क्योंकि अगर आप अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर नौकरी मिल जाती है। आप कितनी ही अच्छी उर्दू बोलते हों, आप कितना ही लिटरेट हों उर्दू में, लेकिन जब आप नौकरी करने जाएंगे, जॉब करने जाएंगे, तो वहाँ पे रियलिटी चेक आ जाता है। लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आती उस्मा, जहाँ आपने इकोनॉमिक बेनिफिट की बात की, अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की आबादी है इस वक्त 20 करोड़ और दुनिया की 7वीं बड़ी मार्केट या मंडी समझा जाता है। तो दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स जब हमारे मुल्क में आए, तो उन्हें तो जैसे आप अरब कंट्रीज़ में जब जाते हैं, आप या टर्की जाते हैं, तो आपको अपना प्रोडक्ट ही मार्केट करने के लिए वहाँ की ज़बान लोगों को समझना आना चाहिए। हम पता नहीं कैसे एहसास कमतरी में मुब्तला लोग हैं कि आने वाली कंपनी अंग्रेजी में बताती है हमें। हम पे हुकूमत की गई है। अच्छा, तो जब हम पे हुकूमत की गई है तो उसको कम्पीट करने के लिए हम अंग्रेजी में आए, हमने इंग्लिश सीखना शुरू की। उसके बाद वो ट्रेंड इस तरह से चला कि अब तक चलता चला आ रहा है। अब आप दफ्तरी ज़बान भी देख लें, अंग्रेजी है। हमें ग्रो करने के लिए, ये रियलिटी चेक है ना, आपने अपने घर तो चलाना है, तो जब आप ग्रो करेंगे, आप इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे, आप मार्केट में आएंगे, तो आपको अंग्रेज़ी, जितनी अच्छी अंग्रेज़ी होगी उतना अच्छा आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे बल्कि उस्मा की बात को ऐसे आगे बढ़ाएं कि जितने लोग कायदाना पोजीशंस पे मौजूद हैं, जिनमें कायदाना सलाहियत हो ना हो, लेकिन पोजीशन पे अगर वो मौजूद हैं, तो उनकी अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। और ये सवाल डॉक्टर कमर मैं आपसे करना चाहूँगी कि लीडर, आप देखें CEO भी जब बोर्ड रूम में डांटता भी है ना, तो अंग्रेज़ी में डांटता है और उसकी डांट बुरी नहीं लग रही होती, क्योंकि वो अंग्रेज़ी में डांट रहा है, आपकी बेइज्जती अंग्रेज़ी में हो रही है। नहीं, बात सही है, मगर आई थिंक दिस इज़ द गैप दैट वी नीड टू फिल। हमारे यहाँ जो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ लीडरशिप क्राइसिस है या वैल्यू क्राइसिस है, आई थिंक वो भी इसी वजह से है कि लैंग्वेज हमें अपने हेरिटेज से कनेक्ट करती है। लैंग्वेज हमें अपने वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करने, और फिर लीडरशिप इज़ ऑल बेस्ड ऑन वैल्यूज़ एंड डिसीजन मेकिंग। तो हमारे यहाँ CEOs तो बन जाते हैं मगर लीडर्स नहीं बन पाते, यानी दिस इज द रियल गैप इन आवर कंट्री। अगर मैं आपकी बात को इस तरह जोड़ूं कि जो डिस्कनेक्ट है, जो बात उज़मा ने भी की, देखिए बहुत सारी चीज़ों में हम अपने आप को स्टम्प्ड पाते हैं। सुबह मैं आपके सामने कोई टॉपिक डिस्कस करती हूँ और उसके बारे में अगर मुझे DSK या टाइटल लिखना है, आई एम स्ट्रगलिंग विद वर्ड्स। आप इंजीनियर बनना चाहें, कंप्यूटर्स पढ़ना चाहें, अकाउंटिंग पढ़ना चाहें, हमारे पास अपनी ये एक सिर्फ यही बात आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो किताबें आप पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट्स आपको, वो सिर्फ अंग्रेजी ज़बान में। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें ये भी है कि वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज। राइट। अब उर्दू एक बहुत ही लोकलाइज्ड और रीजनल लैंग्वेज है। इसकी एक्सेप्टेंस सिवाय पाकिस्तान, इंडिया के दुनिया भर में कहीं भी नहीं है।
अरब लैंग्वेज जैसे हम जिक्र कर रहे थे, तो अरबिक लैंग्वेज का बहुत बड़ा एक स्कोप है जिसमें कि पूरा मिडल ईस्ट और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी अरबिक समझी जाती है, बोली जाती है। अच्छा, फिर सिमिलरली इनका इन्फ्लुएंस यूएस में, कनाडा में बहुत ज़्यादा है अरब्स का, तो वो क्या होता है कि एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चली जाती है। हम लोग कॉलोनियल दौर से इंग्लिश को बहुत इंपॉर्टेंस देते आ रहे हैं, सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत इंपॉर्टेंस दी, और वो जानते थे कि अगर अंग्रेज़ी नहीं समझे तो ये गवर्नमेंट पोजीशंस पे नहीं जा सकेंगे मुसलमान। तो इम्पॉर्टेंस तो उस ज़माने से आना शुरू हो गई थी। हम चूँकि वही जैसे उस्मा ने भी बात की, कॉलोनियल एक माइंडसेट से नीचे आए हैं, तो हमें विरसे में मिली है ये चीज़। लेकिन हम सिर्फ कॉलोनियल माइंडसेट को यहाँ पे क्यों मौरूद इल्ज़ाम ठहराएं? मसला तो असल में ये है ना कि देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान ने भी अगर स्ट्रेस किया तो वो एक विजनरी थे। उन्होंने कहा कि आपको उन पावर कॉरिडोर्स में एक्सेस ही नहीं मिलेगा जब तक आप ज़बान नहीं जानेंगे। और इसी तरह आज 70 साल की आज़ादी के बाद भी हमने जो मौज़ूआत हमारे यहाँ बात होनी चाहिए, चाहे वो हम मईशत की बात करें, हम पॉलिटिक्स की बात करें, हमने इनको अंग्रेज़ी ज़बान में ही पढ़ा और समझा है। अगर हम चाहते हैं इनके बारे में नई नई अफकार और नई नई थॉट्स जानना, तो जो किताबें अवेलेबल हैं वो अंग्रेज़ी में। सो इट्स नॉट एहसास कमतरी। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, अगर आप नॉलेजेबल बनना चाहते हैं, आपके पास वो थॉट्स, वो किताबें उर्दू में मौजूद ही नहीं है, वो अल्फाज क्योंकि ट्रांसलेशंस नहीं हुए, ट्रांसलेशन या हमने कुछ ओरिजिनल लिखा भी नहीं उस तरह का। बिल्कुल नहीं लिखा। लेकिन देखिए, इंडिया ने एक बहुत बड़ा काम किया है रेख्ता के नाम से। अभी मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी तो उसने मुझे यही पॉइंट आउट कराया कि आप जब भी उर्दू लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी चीज़ गूगल करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ वो आपको रेख्ता दे देता है। तो ये चीज़ हमने नहीं की हमारे यहाँ, क्योंकि देखिए लोग मीडिया को, न्यूज़ को बहुत बोलते हैं। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जी न्यूज़ जो है पाकिस्तान का नेगेटिव पर्सपेक्टिव दिखाता है, ये करता है। ये काम जो है आर्ट एंड कल्चर का है, ये काम फिल्म्स का है, ये काम अब हमारे यहाँ फेस्टिवल्स होने शुरू हुए हैं। अब हमारे यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि जी फैज़ फेस्टिवल हो रहा है, फराज फेस्टिवल हो रहा है, और चीज़ें हो रही हैं। तो हमें तो एक बाकायदा एक दौर, बहुत बड़ा दौर गुजरा है, ज़िया दौर, जिसमें इन सब चीज़ों को बाकायदा ख़त्म किया गया। कौमें ख़त्म ही जब होती है तुमका कल्चर ख़त्म किया जाए, लेकिन अगर हमें तो एक उसके तहत हमारी उर्दू ख़त्म की गई। और एक और बात मैं सिद्रा कहूँगी, मुझे बहुत खौफ आता है कि हमारा उर्दू का स्क्रिप्ट भी अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, हम रोमन में आना शुरू हो गए। उसमें तो मुझे बताया ना उस्मा, अभी आपने ज़िया दौर का यहाँ पे जिक्र किया, लेकिन मुझे बताएं ज़िया दौर तो नहीं था, मुशर्रफ दौर में प्राइवेट मीडिया हमारे पास आया। प्राइवेट मीडिया ने उर्दू ज़बान के साथ क्या किया है, जब आप न्यूज़ रीड करती थी तो उस वक्त बड़ा अच्छे सलीस उर्दू में लिखी हुई बात आती थी। अब तो ऐसा लगता है कोई गाने नगमे लिखने वाला न्यूज़ लिखना शुरू हो गया है। तो वो काफिया से काफिया भी मिलना चाहिए, नारे की तरह भी वो बात होने चाहिए। और उसको सहल करने के चक्कर में आप बिल्कुल ही स्ट्रीट लैंग्वेज पर भी आ गए हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मसला हुआ है। साथ साथ मेरे पास अभी एक ड्रामे तो का स्क्रिप्ट आया। अभी आप इंग्लिश उर्दू की डिबेट को अगर मैं 2 मिनट साइड पे रखूं, वो जो एक यानी जिस तरह बानो कुदसिया या अनवर मकसूद साहब या बाकी लोग लिखते थे, वो उसमें ह्यूमर भी था, सब चीज़ें आम फहम भी थी, लेकिन वो जो उर्दू का मेयार था वो किधर चला गया? मेयार तो ओवरऑल नीचे आ गया है ना। आप अंग्रेजी का मेयार भी देख लें, वो भी नीचे आया है। आप कामों का मेयार, तो ओवरऑल हम मेडियोक्रेसी पर आ गए हैं। ठीक है, चाहे वो अंग्रेजी जबान कोई भी बुरी नहीं होती, आप अंग्रेजी बोले, अच्छी बोले, बहुत अच्छी बात है। आप उर्दू बोले, अच्छी बोले, बहुत अच्छी बात है। हम तो हर चीज में बस अब बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। हम एक फैमिली को जानते हैं और आपकी कॉल्स भी मैं इसी बात पे इनवाइट करूंगी कि क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी बोलना कामयाबी की अलामत है? मैंने पेरेंट्स को 2-2 साल के छोटे छोटे बच्चों को कहते हुए सुना है कि तुमने अंग्रेजी बोलनी है। अब वो बच्चा चावल नहीं खाता, वो राइस खाता है, वो केला नहीं खाता, वो बनाना खाता है। और यहाँ तक कि अगर बच्चे आपस में लड़ते हैं तो अम्मी कहती बेटा अंग्रेजी में लड़ो, लोग कहेंगे पढ़े लिखे हो तुम लोग। तो ये हमारी यहाँ तक कि मैंने एक माँ को हम मेरे ख्याल में वेट कर रहे थे किसी सैलून पे और उनके साथ कोई 3 साल का छोटा सा टॉडलर था। उस माँ अरसलान, यू वुड नॉट बिलीव, और हमें ना सामने नजर आ रहा था गार्डन, तो उन्होंने बाकायदा अपने बच्चे को कहा वो देखो बेटा ट्री पे क्रो बैठा है। तो ये तो हमारे हालात हो गए और माएँ उस वक्त से चाहती है कि बच्चा बस अंग्रेजी में बोले। हमारे साथ कॉलर मौजूद है जी, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैडम मैं इजाजत कह रहा था, आप लोग आज अच्छा सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है, मगर हम बेसिक तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम ही बहुत ज्यादा तबाह बर्बाद हो गया है। उसी में ही इतनी मतलब कोलैप्स है। मुख्तलिफ कम्युनिटीज हैं, कुछ गरीबों की, कुछ अमीरों की, कुछ उससे ऊपर, यानी ये है हमारा बेसिक प्रॉब्लम। ये तो उर्दू इंग्लिश वो तो बहुत दूर की चीज है। जब हम प्राइमरी में काम नहीं करेंगे तो आगे क्या कर सकेंगे?
अच्छी उर्दू लिखना पढ़ना हम भूल गए हैं। जो कॉमन हमारे आम इस्तेमाल के अल्फाज होते हैं उनको जब हम लिखने जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि उसको कैसे, उसमें कौन से अल्फ़ाबेट्स यूज़ होंगे, उसको स्पेल कैसे करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कॉल करने का। डॉक्टर कमर, एक तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी माशाल्लाह बेटी ने अभी 8 सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन हासिल किया। आई वाज देयर एट दैट सेरेमनी एज वेल। ये हमारा पेरेंट्स का भी मैं अलमिया थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहूँगी। हमारे यहाँ पेरेंट्स बड़े फ़ख्र से बताते हैं हमारे बच्चे ने केमिस्ट्री में टॉप किया, बायोलॉजी में टॉप किया, और ज़रा उर्दू में नंबर कम आए वो तो आपको पता ही है आजकल बच्चे कहाँ पढ़ते हैं उर्दू। अंग्रेज़ी के बारे में कभी ये नहीं कहेंगे, उर्दू में नंबर कम आना हमने एक्सेप्ट भी कर लिया। इट्स ओके विद दैट। आई मीन देखें, ये हमारे मुल्क में एक ये चीज़ अभी गैप है जो हमें फिल करना है कि हमारी मदर टंग इज़ उर्दू, है ना। हमने हमारी जो हम लोगों को प्रमोट करते हैं कल्चर में, इज़ ऑल अबाउट उर्दू। अच्छा, इंग्लिश को हमने अभी भी जो है वो एक इलीट क्लास की ज़ुबान बना के रखा हुआ है। अच्छा, ये जब तक हम इस कंफ्यूजन में रहेंगे ये चीज़ कभी भी हम एड्रेस नहीं कर सकेंगे। अच्छा, मैंने जिन स्कूलों में पढ़ा, आई मीन अर्ली एजुकेशन, वो उर्दू वहाँ डोमिनेट करती थी, लेकिन ऑल हायर एजुकेशन इज़ इन इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश इज़ गुड, बट अब चीन में आप चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, यानी दे आर प्राउड टू स्पीक देयर ओन, यानी वो अपनी ज़ुबान बोलने पे फ़ख्र महसूस करते हैं, और आप उनसे इंग्लिश में बात करें वो नहीं जवाब देंगे। अपनी ज़बानों को ऑल थ्रू आउट द इयर्स तक़वियत भी तो दी है। आप देखिए कोरिया जैसे मुल्क में भी जहाँ कहा जाता है के पॉप बहुत मशहूर हुआ, उनकी मौसीकी, उनका पॉपुलर कल्चर, उस्मा ने बहुत अच्छी बात की कि हमारे पॉपुलर कल्चर को ही उस पर कदगन लगाई गई थी। लेकिन अभी मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। ब्रेक से वापस आके अरसलान बिकॉज इज़ लिंक्ड विद द एजुकेशन सिस्टम, इनसे पूछेंगे कि क्या कभी उर्दू मेरी कमज़ोर है ये कह के कोई बच्चा आया पढ़ने के लिए, या उन्होंने एक्स्ट्रा आवर्स, एक्स्ट्रा ट्यूशन्स उसके लिए लेने की कोशिश की, या सिर्फ उन्होंने कहा जी भाई नोट्स दे दें बाकी मैं याद कर लूँगा, कुछ ना कुछ कर लूँगा। ये बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। In my good graces. Anyway, वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, बात कर रहे हैं अंग्रेज़ी वर्सेस उर्दू की। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे घर में बच्चे का रिज़ल्ट आता है और सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए हैं, उर्दू में कम मार्क्स आए हैं, तो उसको अब हमने मायूब समझना भी बुरा, हम नहीं समझते उसको मायूब, बल्कि कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है, बल्कि कभी कभार फ़ख्रिया बताते भी हैं सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा है, बस उर्दू आपको पता है ना थोड़ी वीक है। तो अरसलान, आपसे पूछना ये था कि कभी आपको लगा कि ये डिफरेंस क्यों आता जा रहा है हमारी क्लासेस में, और जब आपके पास लोग आते हैं इजी उर्दू तक की ट्यूशन्स लेने के लिए, हाउ डज दैट मेक यू फील एज अ पाकिस्तानी एंड एज समबडी हु नोज द लैंग्वेज? इसमें देखिए, एक तो पीयर प्रेशर का बहुत बड़ा एलिमेंट है कि जब ख़ानदान में बच्चे जो आजकल ट्वीन्स और टीन्स वाली एज के हैं वो फ़ख्र महसूस करते हैं इस बात को कहने में कि उर्दू जो है वो हमारी वीक है, और गलत उर्दू बोलने में, और गलत बोलने में जानबूझ के ही बोलेंगे, वो सूडो कैटेगरी में आ जाते हैं, चाहे उर्दू अच्छी होगी लेकिन जस्ट टू फिट इन दैट क्राउड वो इस तरह की बातें करते हैं। तो हम जब एज एन एजुकेटर व्हेन दे कम टू माय स्कूल और जब वो बातचीत स्टार्ट होती है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे की उर्दू अच्छी है, बट आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्स वो कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को शो करे कि नहीं मैं उर्दू इज़ वीक, और इंग्लिश का भी बुरा हाल होता है उसमें। तो हम ये करते हैं ऐसे में कि आई हैव वेरी स्पेशलिस्ट टीचर्स, और मैं उनसे कहता हूँ कि इनकी उर्दू बेहतर करें और इनको उर्दू से एक मोहब्बत ही पैदा कराएं। मतलब इसमें ये नहीं है कि आप उर्दू ज़बरदस्ती करवा दें, इट हैज़ टू बी डन इन अ वेरी फ्रेंडली वे, इट हैज़ टू बी डन इन अ वेरी एक्साइटिंग वे, तब जाके उर्दू बात अभी मुझे याद आ रही है, एंड नॉट टू बैश एन इंडिविजुअल, यू नो, देखें गलती इंसान से ही होती है, हर एक से ख़ता हो सकती है किसी पॉइंट पे, लेकिन जो बात उज़मा आतने की रिटन वर्ड वाली भी हाल ही में एक बेचारा का बहुत ही बुरा वायरल कर दिया था वो कि सम न्यूज़ एंकर वाज रीडिंग द न्यूज़ और वो किताबचा वो सही ना पढ़ सके। तो ये क्यों होता है, और उसके बाद व्हाट इज़ द करेक्टिव एंगल? यानी यहाँ तो एक्सपर्ट्स हैं ना, उनका काम ही है पढ़ना, तो उसको आपने ह्यूमन एरर में डाला, हाउ वाज इट डेल्ट एट दी एक्चुअली देखिए, एक तो ये कि जाहिर सी बात है आपको लफ्ज़ नहीं पता, लेकिन उस वाली चीज़ में उसकी गलती नहीं थी। हाँ। आप जब उर्दू टाइप कर रहे होते हैं, जब आप स्पेस देते हैं और प्रॉम्प्टर पे लिखा हुआ आ रहा होता है, हाँ। तो वो प्रॉम्प्टर का आखिरी लफ्ज़ कुत्ता था,
और नीचे पहला लफ्ज बच्चा था। तो जब आप पढ़ते हुए आते हैं तो उसने पहले कुत्ता पढ़ा, उसके बाद जब वो नीचे आया तो उसने बच्चा पढ़ा, और अब मैंने 2 दफा पढ़ा। और कॉन्टेक्स्ट भी तो होता है ना, लेकिन वो अब रीडिंग में बिकॉज एंकरिंग की है, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो कुछ और, मैं उसको 100% जस्टिफाई नहीं कर रही। लेकिन पता है मैं इसको थोड़ा बहुत जस्टिफाई इस तरह कर सकती हूँ, क्योंकि आप भी अपने आप में नोट कीजिए, कई दफा रीडिंग आउट लाउड जब आप कोई चीज बड़ी ऊंची आवाज में पढ़ रहे होते हैं, सो योर ब्रेन इज जस्ट फोकस्ड ऑन रीडिंग इट। कई दफा आप बच्चों को कहें कि रीडिंग करें, उसके बाद आपने जो भी पैसेज पढ़ा है उसी के हवाले से सवाल करें, तो उनको जवाब नहीं आएगा, बिकॉज दे आर नॉट रियली कॉग्निटिव हमारी स्किल्स वहां पे हो जाता है। लेकिन गलती का तो चांस, आप इंसान ही हैं, और कुछ लोग, और आपको दुनिया की हर चीज नहीं पता होती, तो शायद उसको ना पता हो। अच्छा, एक कॉलर भी, एक कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ये जो इंग्लिश और उर्दू का कंपटीशन है, इस पे बात करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, कहिए। बेसिक ये है कि हर जुबान में एक ग्रामर होती है, सही। जैसे उर्दू की भी है, इंग्लिश की भी है, अरबी की भी है। तो कोई भी लैंग्वेज जो होती है, फर्स्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जिससे अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना होता है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ कमजोरी ये रही है कि बिफोर पार्टीशन हमारे यहाँ औरतों को पढ़ाया नहीं कहा क्या, ठीक है, और मर्दों को भी इतनी एजुकेशन नहीं थी। बेसिक जो लैंग्वेज ग्रामर है वो हमने सीखी नहीं है। जिनको आती थी वो या तो रिटायर हो गए हैं या अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि इस बात पे जोर दिया जाए कि बेसिक ग्रामर सिखाएं, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो। लैंग्वेज आपको सीखनी है, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई भी हो। बेसिक 3 लैंग्वेजेस हैं जिन पे हमें जोर देना चाहिए, उर्दू, इंग्लिश और अरबी। सही, ठीक है। तो ग्रामर पे जोर देना चाहिए। जब ये कहा जाता है कि हम सारा एजुकेशन का निजाम एक करेंगे, ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। हम एक जैसा निजाम नहीं कर सकते, ये एजुकेशन की भी मौत होती है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया मैम कॉल करने का। और वही आपकी वाली बात कि अक्सर जब हम एक निजाम की बात करते हैं ना, तो हम ये नहीं कहते कि जो मीडियोकर है उसको भी आपने एक्सीलेंस के लेवल पे लाना है। आप कहते हैं कि जी इसमें मसावात पैदा करो, सबकी टांग खींचो, सबको नीचे ले आओ। दैट इज नॉट व्हाट वी नीड राइट नाउ। डॉक्टर कमर, आप अभी हम अंग्रेजी उर्दू की बात कर रहे हैं, कोई आपसे गलत अंग्रेजी में जब बात करे और बहुत ज़्यादा स्लैंग्स बोले और बहुत ऐसी लैंग्वेज बोले जो हॉलीवुड या आप कॉमिक्स में सुनते हैं, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? I mean, कॉम्प्लेक्स इससे जाहिर होता है कि इंसान, यानी हमें यही नहीं पता कि व्हाट द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। हमने बेसिकली लैंग्वेज को अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है, rather than a means to learn and communicate। हमें, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, हमें इस कन्फ्यूजन को इमीडिएटली ख़त्म करने की ज़रूरत है कि लैंग्वेज कोई अच्छी या बुरी नहीं होती। देखें, कुरान अरबी में इसलिए नहीं है कि अरबी बहुत अच्छी ज़ुबान, कुरान अरबी में इसलिए है कि वो अरबों पे उतरा। ऐसा देखें, यानी तो हमें अपने हेरिटेज से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। वो सब कुछ उर्दू में था। अच्छा, अब हमने उर्दू को बिल्कुल एक होल्ड कर दिया है और हम इंग्लिश के पीछे जा रहे हैं, और ना उर्दू अब सही पढ़ाई जा रही है किसी अमूमन। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो मुझे नज़र आता है, अनुस्मा मे बी यू कैन सेकंड दैट, कि जब हमारा एजुकेशन का निज़ाम, जब हमारी नॉलेज बेस हम अंग्रेज़ी किताबों से कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि जो हमारी सोचें होती हैं वो अपने आप से एक मुकालमा है। तो हम सोच अंग्रेज़ी में रहे हैं और फिर कई दफ़ा उसको उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, और वो जो कॉमन फिनोमेना है, अ लॉट इज़ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, वो हमारे साथ होता है। आप ये देखिए, यही चीज़ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में हो रही है, बड़े बड़े आइडियाज़ में हो रही है, बिकॉज ऑन पेपर, ऑन एन आइडिया इट मेक्स परफेक्ट सेंस। जब वो उर्दू में ट्रांसलेट होती है तो फिर आप उसको बस देख के कहते हैं ये क्या हुआ। असल में देखो, एक तो अभी जो कॉलर ने बात कही ना कि हम ग्रामर, मुझे लगता है ग्रामर तो बाद में आती है, पहले हुरूफ तहज्जी आते हैं। किसको अलिफ बे पे पूरी याद है? पूरी नहीं आती। हाँ, ABCD सबको आती है, अलिफ बे पे मैं टेस्ट तो नहीं करूंगी, लेकिन हम में से भी कितने लोग हैं जिनको अलिफ बे पे आती होगी, हमारे बच्चों में से कितने हैं जिनको आती है अलिफ बे पे। तो पहले तो आप उनको अलिफ बे पे भी तो सिखाइए ना, आप पढ़ा लीजिए, किसी को नहीं आती। बच्चों का तो ये हाल है, हम इसको आप रेशियल कमेंट बिल्कुल ना समझे, लेकिन हमारे ही मुल्क के एक इलाके में आप जब वो उर्दू का कायदा पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं मीम से डडू। तो इस हालात में आप आगे किस तरह बढ़ेंगे? लेकिन हम जिस जगह पे उर्दू पढ़ी जाती है, मेरे ख्याल से हुरूफ तहज्जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमको नहीं आते। दूसरी बात जो अभी आप मुझसे पूछ रही थी वो क्या थी? जब आपने कहा कि देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ इट, वो जब हम
किताबचा वाला जिक्र कर रहे थे। नहीं, अभी हम एक और बात की तरफ भी आए थे जो मेरे जहन से निकल गई है। बहरहाल जरूरी ये है कि आप उर्दू को एक प्राइड फील कीजिए और अब उर्दू पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं है, अब लोगों ने पढ़ना शुरू किया है। और आप जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना और आपकी उर्दू अच्छी हो, मेरे बच्चों के साथ ये हुआ था कि मैं गई और मुझे जगह पर जाके कुछ पढ़ना था, उन्होंने मुझे कोई एक मकाल वो दिया था, पेपर दिया था जो कि उर्दू में था, तो जब मैंने वो पढ़ा तो हर कोई आके अप्रिशिएट करा कि आपकी उर्दू इतनी अच्छी है। मैं वहाँ पे बहुत लिटरेट थी। ये भी तो देखो ना कि हम अक्सर पूरा जब पाकिस्तान में टाइम गुजारते हैं तो इसे एहसास है कमतरी में कि हम अंग्रेजी बोलें, यकायक यही जो हमारी सारी इंग्लिश मीडियम क्लास है, ये अगर पहुंच जाए कभी फ्रांस या कभी पहुंच जाए किसी ऐसी जगह जहां सारों को अंग्रेजी आती है, तब आप देखें क्या फरफर रवानी से उर्दू बोली जाती है, क्योंकि उस वक्त हमने वो बातें करनी होती हैं, अगले का मजाक उड़ाना होता है जो हम नहीं चाहते कि उसको अंग्रेजी में समझ आए, वहाँ आपकी उर्दू बिल्कुल सही हो जाती है। अच्छा, जो बात मैं कहने वाली थी वो ये थी कि कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जाहिद चौधरी बोल रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे सिर्फ ये कहना है कि आप उर्दू और अंग्रेजी का मुकाबला तो कर रही हैं, उर्दू में मुकाबला नहीं कर रहे हम सर, डिस्कस कर रहे हैं उसको। सुन लीजिए, ये बात सुन लीजिए। जी, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने उर्दू के एराब लगाना छोड़ दिए, ओके, जिसके साथ हमारी उर्दू की जो प्रोनाउंसिएशन है जी वो सही नहीं हुई जी। दूसरी चीज ये कि हमने बच्चों को घर में उर्दू सिखाया ही नहीं, सही। अंग्रेजी को हमने एक स्टेटस सिंबल बना लिया है जी, और उसकी वजह से हम समझते हैं कि जी बहुत आगे चले जाएंगे। ठीक है, आप टेक्निकल टर्म्स की बात कर रही थी जी सिद्रा जी। उर्दू में टेक्निकल टर्म्स जिन लोगों को कहा गया बनाने के लिए जी, उन्होंने इतने मुश्किल अल्फाज बना दिए, चाहे वो मैथमेटिक्स के थे, चाहे केमिस्ट्री के थे, चाहे फिजिक्स के थे, कि वो आम तौर पे ज़बान ज़दे आम हो ही नहीं सकते। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी बात से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है जो मैं पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि हम घरों में बच्चों को अच्छी उर्दू या उनको उर्दू वो अब सुनते ही नहीं है, उर्दू हमारे दादा दादी नाना नानी की ज़बान हो गई, ये पेरेंट्स से हम अक्सर अंग्रेज़ी में बात करते हैं। मुझे ये बताइए क्या इसमें एक फ्लॉ हमारे अपने इमोशंस का भी है? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अगर बात मुश्किल हो कहने में तो हम ऐसा लगता है कि हम अंग्रेजी में कह के ना अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस कर लेते हैं। इसकी बहुत अच्छी मिसाल है सॉरी कहना। हम किसी ये नहीं कहेंगे कि मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि वो हमें भारी लगता है कहने में, लेकिन सॉरी कहना बड़ा आसान है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमें अपनी जबान को कोलोकियल करना है, हमें अपनी जबान को आम लोगों की जबान बनाना, ना कि हमें शुरफा की जबान बनाना है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का। म्यारी उर्दू एलिटिस्ट ज़बान बन गई है, जबकि उर्दू की अगर आप हिस्ट्री देखें इट इज़ ओनली अ फ्यू ईयर्स ओल्ड, और मेरे ख्याल में 700 साल तकरीबन कहा जाता है कि हमारी ज़बान को 700 साल हुए हैं, तो उसमें वो डेप्थ वाकई नहीं है। और इसको वो उस ज़माने की कलोकियल ज़बानी थी, यानी उस वक्त अगर आप दरबारों में देखें तो संस्कृत और पर्शियन बोली जाती थी और जो आम फहम लोग थे वो उर्दू बोलते थे, लेकिन हमने उसको भी मज़ीद अब लोगों तक पहुँचाना है। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। हमारे पास बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, लेकिन जिस पॉइंट पे हमने ये कॉन्वर्जेसन छोड़ी थी कि कभी कभार मुश्किल बातें शायद किसी और ज़बान में कहना हमारे लिए आसान होता है, बिकॉज वो सेंस ऑफ कनेक्शन नहीं है, एहसास ज़िम्मेदारी थोड़ा कम हो जाता है। एक छोटी सी मिसाल है, आपने माफ़ी मांगनी हो किसी को तो सॉरी कहना आसान है, मुझे माफ़ कर दीजिए कहना मुश्किल है। किसी को नौकरी से निकालना हो और आप कॉर्पोरेट सेटअप में हैं, वो कॉन्वर्जेसन भी आप अंग्रेज़ी में करते हैं। यहाँ तक कि लोग कहते हैं ब्रेकअप भी करना हो ना तो अंग्रेजी में किया जाता है, उर्दू में ज़्यादा तकलीफ होती है। अरसलान, ब्रेकअप नहीं, वैसे उसके अलावा इस मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये असल वही वाली बात आ गई डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस। हाँ, ये थोड़ी सी इंस्पिरेशन लोग जो ले रहे हैं वो आजकल की मूवी से भी ले रहे हैं कि एक हॉलीवुड एक्टर जो बात कह रहा है तो हाँ। इंस्पिरेशन ले लेते हैं कि ये चूँकि टॉम क्रूज ने बात बोली है, इस स्टाइल में बोली है, तो इट इज़ समथिंग प्लेजेंट। और यही बात अगर हमारे यहाँ के कोई
उर्दू दान बोलते हैं बात, वो थोड़ी क्रूड मैनर में ले जाते हैं उस चीज़ को कि नहीं तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोली एक छोटी सी मिसाल है उस्मा, कोई मुझे कमकल कहे तो मुझे बड़ा गुस्सा आएगा, स्टूपिड हम एक दूसरे को रोज कहते रहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं वही बात कहूंगी कि आई थिंक दोनों बातें तो बराबर ही हैं, सुनते हम कम है इसलिए हमें थोड़ा सा वो लगता है। कमकल जाके दिल को लगता है, स्टूपिड भी दिल को लगता है, लेकिन सुन की आदत हो जाती है। ब्रेकअप, जैसे ब्रेकअप की बात की तो मैं उस पर जरूर बात करूंगी कि ब्रेकअप पे गाने हैं। अब ब्रेकअप को आप उर्दू में क्या बोलेंगे? ला ताल्लुकी, ला ताल्लुकी आप बहुत सारी चीजों से कर सकते हैं। ब्रेकअप एक ही सिनेरियो में होता है, तो भी नहीं है। जो उनका बात बिल्कुल सही की थी कि कलोकियल लफ्ज ही नहीं है बहुत सा। अब जैसे मैम ने उस दिन किया था डिसेबल्ड लोगों का, सेल्फी को क्या बोलेंगे आपने उनके लिए नाम तो बनाया है कि चले स्पेशल पीपल, लेकिन जब मैं उर्दू में जाती हूँ माजूरी, इसके अलावा आपके पास कोई लफ्ज नहीं। आप सेल्फी को क्या बोलेंगे? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल हो गए, इसको तन्हाई बोलेंगे। जहाँ आपके पास आपका कोई दोस्त नहीं है और आप अपनी जबान डेवलप नहीं हो रही, सही, ठीक है, तो उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन शुक्र है काम बहुत हो रहा है। अभी हम जो बात कर रहे थे लाइब्रेरीज नहीं है हमारे पास, सही, ठीक है, लाइब्रेरीज का कल्चर खत्म हो गया, लेकिन अब जो अच्छी चीज हुई है कि अब हमने उर्दू में हीरोज बनाने शुरू किए हैं। अच्छा, अंग्रेजी जॉन एलियट हमारे हीरो हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मंटो पे जब मूवी बनी है तो हमें एहसास हुआ मंटो क्या मंटो भाई रेबल थे। जॉन एलिया आपने जैसे खुद कहा, सारे टूटे दिलों के अब वो शहजादे हैं, यानी अब वो लोग पहले सिर्फ आतिफ असलम के गाने सुनते थे, अब जॉन एलिया को पढ़ लेते हैं ताकि दोबारा से सेल्फ एस्टीम डेवलप हो। कहावत मौलाना रूमी की कहावत बन गई है। और फराज को तो जितना बुरा भला हमने फेसबुक पे उनका किया है, वो पता नहीं क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। लेकिन कमर साहब आप क्या कहेंगे कि अंग्रेजी भी अच्छी बोलनी चाहिए? हमारे यहाँ लोग गलत अंग्रेजी बहुत फ़ख्र से और बहुत मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, एतमाद के साथ। नहीं, देखिए इसकी वजह यही है कि इंग्लिश को हमने ना ज़ुबान नहीं माना। इंग्लिश इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक ज़ुबान है। जब हम इंग्लिश को ज़ुबान ही नहीं मानेंगे और एक स्टेटस सिंबल बना लेंगे तो फिर हम उस पर एक लैंग्वेज वाली फोकस नहीं कर सकेंगे। तो इंग्लिश और उर्दू को हमने स्टेटस से लिंक कर दिया है और ये हमें हर हाल में एज सुन एज पॉसिबल इसको ख़त्म करके वी हैव टू एक्सेप्ट देम एज लैंग्वेजेस एंड वी हैव टू एक्सेल इन लैंग्वेजेस। हम ज़बान की बात कर रहे हैं, आप ये भी सोचें कि हमारे दादा परदादा की जो जनरेशन्स थी वो सिर्फ अंग्रेज़ी उर्दू तक मुहित नहीं थी, उनको पर्शियन भी आती थी, उनको रीजनल लैंग्वेजेस में अगर पंजाबी, सिंधी, सराइकी, गुजराती भी वो समझते थे। इसके अलावा जैसे हम कहते थे हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फ़ारसी किया, तो फ़ारसी एक ज़माने में वो पैमाना समझी जाती थी कि आप पढ़े लिखे योर पर्सन। आहिस्ता आहिस्ता हमने इन तमाम चीज़ों को खो दिया है। अगर अल्लामा इकबाल की आप शायरी को देखें, वो ना सिर्फ उर्दू में शायरी करते थे, वो पर्शियन भी समझते थे, वो उनको अरबिक भी आती थी, उनको अंग्रेज़ी भी आती थी। हमने सिर्फ 2 लैंग्वेजेस तक अपनी सारी खेल रख ली। अल्लामा इकबाल के फ़ारसी अशार बहुत मशहूर है, बहुत लिखा है उन्होंने। बल्कि इल्ज़ाम तो ये भी लगा दिया था कुछ, मैं अभी मिलेनियल से बात करी थी, उनको लगता है कि शायद पाकिस्तान का कौमी तराना भी पर्शियन में है। वो फारसी उर्दू है, लेकिन वो है उर्दू ही, बिकॉज उर्दू इज एन अमेलगमेशन ऑफ टर्किश, अरबिक, संस्कृत एंड ऑल द अदर लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश एज वेल। इनफैक्ट अंग्रेजी आपको पता ही नहीं, आप इतनी शान से जाके सुपरमार्केट में शैम्पू मांगते हैं, वो हमारे चंपी से निकला हुआ वर्ड है शैम्पू। असल देखिए बड़ी खूबसूरत ज़बान है उर्दू, बड़ा दिल बड़ा है उसका, हर लफ्ज़ को अपने अंदर समो लेती है। बिल्कुल, आप उर्दू बोलते बोलते अंग्रेजी का कोई लफ्ज़ लगा दें तो चल जाता है। हाँ। अंग्रेजी बोलते बोलते आप उर्दू का कोई लफ्ज़ लगा के दें, नहीं हम एलोफाई बोलोफाई कर लेते हैं उसको भी। हम कभी कभार कहते हैं ना यार इसको डिलीटोफाई कर दो, चलो वो भी फिर भी अंग्रेजी का लफ्ज़ है, लेकिन हम वहाँ पे भी हमने थोड़ी बहुत अमेलगमेशन की है। लेकिन कमर साहब, बिफोर वी क्लोज द शो टुडे, आप क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे? नहीं, हमें द की मैसेज इस दैट कि हमें कन्फ्यूजन से निकलना है। उर्दू और अंग्रेज़ी ये दोनों एक ज़ुबान है। उर्दू में भी हमें मास्टरी होनी चाहिए, क्योंकि हम स्टिल हमारी मदर टंग इज़ उर्दू। हमें कोई कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना चाहिए कि हमें उर्दू बहुत अच्छी आती है। उर्दू हमें हमारे वैल्यूज़ से कनेक्ट करती है और इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। हमें इसमें भी मास्टरी करनी चाहिए एज ए लैंग्वेज कि हमें इंटरनेशनली अगर कहीं भी जाना है, हायर स्टडीज़ करनी है, ऑल आर इन इंग्लिश। तो हम दोनों लैंग्वेज को सीखें और दोनों को अलग हम कनेक्ट करें। आई एग्री विद एवरीथिंग यू से, जस्ट अ माइल्ड करेक्शन, क्योंकि उस पर फिर कहीं ना कहीं से एतराज़ आ जाएगा। हम उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, उसको हमने कौमी ज़बान का स्टेटस दिया है। मदर लैंग्वेज आपकी रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है जो आप घर में बात करें, लेकिन हाँ उसको वही रुतबा देना बहुत ज़रूरी है। अरसलान, योर कमेंट्स। इसमें देखें, एक हमारा कौमी असासा है उर्दू, ठीक है, इससे मोहब्बत हम पे एक लाजिम है एज अ पाकिस्तानी।
और इससे बॉन्ड क्रिएट करने के लिए एजुकेटर्स, पेरेंट्स और ओवरऑल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। सिमिलरली इंग्लिश इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और आपको अगर इफ़ यू हैव टू क्लाइंब दैट लैडर, इफ़ यू हैव टू गो ग्लोबल, इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका कोई भी एक्सेंट हो, लेकिन करेक्ट इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर, पॉजेस, प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान, डॉक्टर कमर एंड उज़मा फॉर बीइंग हियर। ये मत देखो कौन कह रहा है, ये सुनो कि क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर हम ज़बान की इस रेस में ये भूल जाते हैं कि कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहे हुए की बात का मफहूम समझने की कोशिश कीजिए, और हाँ, इसको किसी स्टेटस सिंबल से ना एसोसिएट कीजिए। अंग्रेज़ी हो या उर्दू, हर ज़बान का ये हक है कि उसको अच्छे से बोला जाए, समझ कर बोला जाए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।